नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। मैं हूं अंबिका राय। मैं आज आपको इतिहास जीके का पूरा लूसेंट आपको बताने वाला हूं। इतिहास के बारे में क्या क्या चर्चा हुई है वो आपको मैं बताऊंगा, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये बुक जो है लूसेंट वो ग्रुप डी के एग्ज़ाम से लेके पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है अभी तक। अगर आपको भरोसा एक बार नहीं हो रहा है तो आप इसमें से कोई भी पीसीएस लेवल का क्वेश्चन या तो कोई भी ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन आप उठाकर इस बुक में से देख सकते हैं। ये बुक बेहतरीन बुक है। ये आप एक बार पढ़िए और इस वीडियो को देख के और इन क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उनसे एक बार मिलान करिए, मिलाइए, देखिए। शायद सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। केवल आपको करंट अफेयर के लिए अदर बुक देखनी होगी और करंट अफेयर आपको देखना होगा। तो दोस्तों, इतिहास के बारे में मैं आज आपको वर्णन करने वाला हूँ, वो भी लूसेंट बुक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब किताब का, ठीक है। तो भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एवं प्राचीन कबीले का नाम था। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जमुना वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है दोस्तों, क्या था इसमें कि पहले के ये भारत जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक समुद्र तक है, ठीक है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक समुद्र तक है। पहली बात तो ये तो नॉलेजेबल चीज़ हो गई। उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, ये भी आप नॉलेज के लिए ले लीजिए। लेकिन इसे किसमें कहा गया है? महाकाव्य तथा पुराणों में इसे भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है, ठीक है। तथा निवासियों को भारतीय कहा गया है। यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? भारतीय कहा गया है। और यहाँ मतलब किस चीज़ के नाम पे इसका पड़ा, मतलब भारत का नाम किस चीज़ के नाम पे पड़ा? तो ये भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था जिसके नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है, ठीक है। किसका नाम पड़ा है? भारत का। तो आगे जम्बू द्वीप है, वृक्षों का नाम है, ठीक है। द्वीप के थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, इसके क्या था दिया हुआ है। प्राचीन ईरान इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन जो ईरानी थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, ये आपको याद रखना होगा। प्राचीन ईरानी कौन थे? ईरानी थे जो इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। उसे क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी जो थे वो उसे इंदे और अरब जो थे उसे हिंद कहते थे। कौन क्या कहता था ये आपको पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। यूनानी इसे इंद कहते थे और जो अरब थे वो इसे हिंद कहते थे। आगे की तरफ मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान, मध्यकाल में, कौन से काल में? मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा गया। और क्या है? यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यह हिंदुस्तान शब्द भी है वो अरबी शब्द। कौन से शब्द से हिंदुस्तान का निर्माण हुआ है? ये एक क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है। तो वो हिंदू के नाम से बना है और वो हिंदुस्तान रखा गया है। वो कौन सी भाषा है? अरबी शब्द है। और अंग्रेजी यूनानी भाषा इंदे के आधार पर, यूनानी भाषा इंद के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। जो यूनानी भाषा थे, इंद जो इन्हें कहा करते थे, उन्हीं के आधार पर जो कौन अंग्रेज आए तो अंग्रेज इन्हें इंडिया कहने लगे, इस देश को इंडिया कहने लगे, ठीक है। पहले क्या था? कहाँ से? भारतीय, फिर हिंदू पड़ा, इंदे कहने वाले आए, फिर भारतवर्ष हुआ। इतने देखिए 5 से 6 क्वेश्चन इतने दूरी में ही क्लियर हो गया आपका। और इंद कहते थे, ठीक है। और अरबी इसे क्या कहते थे? अरबी हिंद कहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद यूनानी आए, फिर उसके बाद यूनानी ने बोला, अरब ने बोला, फिर उसके बाद हिंदुस्तान आया, फिर अंग्रेज जो आए उन्होंने इसे इंडिया नाम दिया। दोस्तों, ध्यान में आपको बैठाना है, हर चीज़ को रिलेट करना है। आप भारतवर्ष में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, तो आपको ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है।
ठीक है दोस्तों, जानकारी के तौर पर भी और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पारा बदले विंध्या की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत था। ठीक है, ये तो नॉर्मल बेसिस है, कोई भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं ये था उस टाइम बहुमत। दक्षिण में क्या, दक्षिण भागों में 2 भागों में बटा था, इंडो यूरोपीय बोलने वाली भाषाएं थे, परिवार थे, और दक्षिण में जो थे द्रविड़ भाषाओं का प्रयोग करते थे। तो इसके मंदिर भी आगे बने हैं, द्रविड़ शैली मंदिर और इन सब शैली के मंदिर भी बने हैं। आगे हम बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बुक में दिया हुआ है सारी डिटेल। आगे क्या है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ, मतलब इनकी नस्ल, हमारी नस्ल किस चीज़ से बनी है ये हमें पता होना ही चाहिए। कौन कौन से, प्रोटो ऑस्ट्राइड और पोलियो मेडिटेरियन और काकेसाइड और निग्रॉइड और मंगोलियन। प्रोटो मतलब आप किसी मकसद के लिए हो तो प्रोटो आप मोटो बोलते हैं, उसी से प्रोटो याद कर सकते हैं। आप कुछ याद करने का तरीका, कुछ ट्रिक बना लेंगे तो दोस्तों और बेहतर रहेगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया था। कौन सा भारत था? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और क्या था, एक आधुनिक भारत था। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले क्या हुआ था, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे, मतलब 3 भागों में बांटा था, उसका श्रेय किसे मिला था? उसका श्रेय था क्रिस्टोफर और ये था सेलियरस। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टोफर सेलियरस जो है 1638 से 1707 एडी को इसने बांटा था। ठीक है, इसी के बीच में इसने इन 3 भागों में बांटा था। किसने बांटा था? तो क्रिस्टोफर और सेलियरस। ठीक है, क्रिस्टोफर मतलब वही समझ लीजिए, क्रिस्टोफर, क्रिस आप मूवी देखे होंगे तो क्रिस याद होगा। क्रिस्टोफर ने किसने बांटा था? 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में कौन बांटा था? क्रिस्टोफर बांटा था इतिहास को, प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और कौन से, आधुनिक भारत में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत किससे मिलते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, किन किन स्रोतों से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ठीक है, इन 4 चीज़ों से, मतलब 4 चीज़ों से संबंधित है। ठीक है, जिनमें इतिहास को बांटा गया था। ठीक है, 4 जानकारी मुख्यतः स्रोत किन किन जरिए से मिलता है ये आपको बताया गया है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद था। मतलब भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा था? तो आपको याद रखना होगा, वेद था। वेद कितने प्रकार के होते हैं वो आपको आगे बताया जाएगा। तो क्या है? वेद है। ठीक है, जिसके संकलन करता, मतलब जिसको बनाया किसने था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। इसके संकलन करता, इसके निर्माणदाता जो कौन थे? वो थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए 10 बार पेपर में आ चुका होगा, लगभग 10 बार आ चुका होगा कम से कम। अगर आप उठा के न भरोसा हो तो देख सकते हैं। और क्या है कि माना वेद बौद्ध वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है? वो भी वेद ही देता है। ठीक है, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं दोस्तों? आपको तो ये आवश्यक है कि याद रखना ही है। आगे मैं स्पिक कर सकता हूँ कि आगे हटा सकता हूँ, कुछ चीज़ को स्पाइक करके आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ही बहुमूल्य हैं। पहले पेज से ही कम से कम हर लगभग एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ये जो पहला मैं पेज बता रहा हूँ दोस्तों, न भरोसा हो तो आप कोई भी एग्जाम का जिसमें हिस्ट्री आती है उसमें एक न एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, चाहे वो वेद से हो चाहे वो इतिहास के नाम पे हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? 4 वेद दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है।
तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है? ऋग्वेद से हम शुरुआत करते हैं, जो कि सर्व प्राचीन वेद है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सृचाओं, सृचाओं का मतलब होता है मंत्र, ठीक है, मंत्र होता है। सृचाओं का अर्थ क्या होता है? मंत्र। सृचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और क्या है, एवं 10,462 सृचाएं मतलब मंत्र हैं। इस वेद के सृचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। मतलब इसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या बताया गया? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री की समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। मतलब गायत्री मंत्र हमारा जो है वो किस वेद से आया है? कौन से मंडल से आया है? 10 मंडल है ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं और 10,462 जो हैं उसकी सृचाएं हैं दोस्तों। 10,462 सृचाएं हैं। तो उसमें क्या है कि तीसरे मंडल से हमारा गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। यह आपको ध्यान में बैठा लेना है दोस्तों। इसके 9वें मंडल में क्या दिया गया है? देवता सोम का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित सृचाओं को खिल कहा गया है। खिल कहा गया है, खिल कहा जाता है, खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ड हैं। जिसके अनुसार 4 वर्ड हैं, मतलब कि जिसके अनुसार 4 वर्ड हैं। क्या 4 वर्ड हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है वो किसके? ब्रह्मा के मुख से बने हुए हैं। और क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, और जो हैं उनके जांघाएं जो है वो कौन है? वैश्य हैं। और शूद्र उनकी चरणों से बना है। ये ऋग्वेद में कहा गया है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि ये माना नहीं जा सकता है, कोई भी किसी धर्म, किसी जाति से नहीं बिलोंग करता है, कोई भी किसी ऊंच नीच से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन इसमें ये वेदों में लिखा गया है। हर किसी की कर्म के अनुसार, पहले ये ध्यान रखिएगा, कोई किसी जाति के अनुसार नहीं बोला गया है, कर्म के अनुसार बोला गया है। क्षुद्र वो होगा जो कि जो अपने कर्म जो है वो निचले स्तर पे करता है, जो अपने कर्म को भली भांति नहीं निभाता है, वो क्षुद्र कहा जाएगा। हालांकि लोग उसको दूसरे धर्म में जाति के अनुसार बांट दिए हैं, लेकिन ये असत्य माना जाता है, ये अराजक तत्व माना जाता है। हर इंसान के कार्य के अनुसार ही उसकी जो है कार्यशैली को और उसकी क्या कहते हैं, उसके कार्य को डिपेंड करता है कि उसका कार्य क्या स्पष्ट करता है आपके सामने, क्या उसके कार्य हैं, और उसके आधार पर ही उसकी रैंकिंग डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है ऋग्वेद में और बातें दी गई हैं। क्या दी गई है? ऋग्वेद के कोई परिपक्व में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से, अधन्य शब्द का संबंध जो है वो गाय से है। और दोस्तों मैं अब आपको बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जिस पे आप ध्यान गड़ा कर रखिएगा। वर्तमान में ये धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों से स्थित है। आप विषयों ये सब समझ लीजिए, कर्तव्यों, वशीकरण स्पष्ट दिया, ये सब समझ लिए, उतना जरूरी नहीं। ईसा पूर्व एवं ईसवी, मतलब ईसा पूर्व कहाँ से कैसे? ईसा पूर्व मतलब कि ईसा पूर्व BC जिसको हम कहते हैं बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहते हैं। और जो है और AD किसको कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एनो डेमोनी जिसको डेमोनी कहते हैं वो क्या होता है वो आपको आज समझ में आएगा। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। मतलब BC मतलब कि पहले का, ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले जो है उसको BC कहा जाता है, बिफोर द क्रिस्ट, ईसा पूर्व जिसको हम कहते हैं। और जो AD कहते हैं जिसको हम अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको AD कहते हैं, यानी ईस्वी कहते हैं। ईस्वी
जो वक्त चल रहा है उसको, मतलब अभी जो 2020 चल रहा है तो ईस्वी ये चल रहा है, और बीसी जो पहले ईसा मसीह के जन्म से पहले को उसको बीसी कहते थे, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, ध्यान में आपको बैठाना होगा दोस्तों, क्योंकि आपके मनोमस्तिष्क में ये सब बातें बैठनी चाहिए। जैसे जैसे आपके मनोमस्तिष्क में ये सब बातें बैठती जाएंगी उस प्रकार आपके एग्जाम की तरफ आप एक कदम अपना आगे बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों ये आप ध्यान में रखिएगा, किसको कहते हैं ये आपको समझना बहुत ही आवश्यक था। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा देखिए बता दिया गया है इसमें, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, मतलब इससे आपको दो क्वेश्चन बन गया कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी तो 483 ईसा पूर्व। ये तो एग्जाम्पल दिया है आपको, लेकिन इसके तौर पे आपको ये भी डेट भी याद हो जाना चाहिए। और क्या दिया गया है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 583 ईसा पूर्व जो है महात्मा बुद्ध, वही बताया गया है। ईसा मसीह की जन्म तिथि आरंभ हुआ सन ईस्वी जिसको हम कहते हैं ईस्वी 2020 ईस्वी जिसको हम एडी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सन कहलाता है, ठीक है, ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है, ठीक है, ईस्वी लिखा जाता है, ठीक है, को लैटिन भाषा में शब्द में एडी कहते हैं, जो मैंने बताया था। एनो डोमिनी जिसको कहते हैं, एनो डोमिनी, ठीक है, एडी जिसको कहते हैं। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 सृचाएं मतलब आप समझिएगा मंत्र, मतलब इंद्र के लिए जो है वो ऋग्वेद में 250 मंत्र और अग्नि के लिए 200 मंत्र रचना की गई है, 200 मंत्रों की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान था। ठीक है, ये नॉलेजेबल रूप में, कोई एग्जाम से इसका रिलेशन नहीं है ज़्यादा, बस खाली ये है, उसके बाद ब्राह्मण का रूप था। ठीक है, यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों, यजुर्वेद, मैं दूसरे वेद की बात कर रहा हूं, कौन सा आया, यजुर्वेद। पहला आप पढ़ चुके हैं ऋग्वेद, सबसे पुराना और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। अब दूसरे वेद के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, इसमें मंत्रों और समय का अनुपालन का भी वर्णन है। पाठ मतलब दिया गया है मंत्रों का पाठ, मंत्र जो मैंने आपको बताया था उसमें। और क्या दिया गया है, इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों, इसमें गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं। यजुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत यही है, इसमें मंत्रों का, ठीक है, मंत्रों तथा बलि मतलब जो बलि चढ़ाई जाती है, इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, गान है, गाना जिसको हम कहते हैं। इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले सृचाएं माने मंत्र देख लीजिए, मैं तब से चिल्ला रहा था, बोल रहा था, आपको बता रहा था, आपको बताने का प्रयास कर रहा था। सृचाओं का मतलब मंत्र होता है, मंत्र संकलन है, मंत्र संकलन है। ठीक है, इसके पाठकर्ता उद्रत्री कहते हैं। इसके पाठकर्ता मतलब जो मंत्रों को पढ़ता था उसको उद्रात्री कहते हैं। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, मतलब इसका भी संकलन जो है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसमें भारतीय संगीत, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। दोस्तों, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये सबसे बड़ी महानतम बात है इस वेद की। इस वेद की सबसे मुख्य बात यही है। तीसरा वेद है जो अब हम
प्राप्त कर चुके हैं। और क्या दिया गया है, यजुर्वेद तथा सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता, मतलब इसका कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन अभी तक नहीं मिला है दोस्तों, ठीक है। अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। पद मैंने जैसे आपको बताया था, गद्य और पद का जो है वर्णन किसमें किया गया था, यजुर्वेद में किया गया था, तो वही पद की बात कर रहा है। 6000 पद जो हैं, जो देखिए अथर्ववेद माना ये जाता है कि अथर्ववेद जो है स्त्रियों की निंदा करता है। ये मैं आपको अगली लाइन में बढ़ाने का भी प्रयास करूंगा। देखिए इसमें लिखित रूप से भी दिया, इसमें क्या दिया गया है, इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से प्राचीनतर हैं, मतलब ऋग्वैदिक से भी प्राचीनतर इसके कुछ मंत्र हैं, ये माना जाता है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, मतलब कन्याएं मतलब महिलाओं के जन्म की निंदा करता है। ये अथर्ववेद जो है, पूछा क्वेश्चन बन गया, नॉलेज तो हो गया, क्वेश्चन क्या बना कि कौन सा वेद ऐसा है जो स्त्रियों की निंदा करता है और कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो वो है हमारा ऋग्वेद, जो कि चौथा वेद है, सबसे बाद का वेद ऋग्वेद ही है माना जाता है। और इसमें क्या दिया गया है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इससे सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। मतलब इसमें अंधविश्वास का और इंसान मतलब पुरुषों के विचारों का वर्णन किया गया है दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें और कुछ जरूरी बातें दी गई हैं और सब दी गई हैं, जैसे रोग निवारण के बारे में दिया गया है, सामान्य विवाह तथा प्रणय गीतों के बारे में दिया गया है, जो कि हमारे पेपर से कोई रिलेशन नहीं है, इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसमें क्या दिया गया है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है, मतलब कौन से वेद में जादू टोना का भी वर्णन दिया गया है, तो वो हमारा कौन सा वेद है, वो है अथर्ववेद। देखिए क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन अथर्ववेद में बन चुका अभी तक, ठीक है। और इस वेद में कौन कौन से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित हैं, और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है, ये आपको बताया गया है। अथर्ववेद में परिपक्षित जो दिया गया है, परिपक्षित कुरुओं का राजा कहा गया है, ठीक है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ये सब नॉर्मल बात हो गई, उसको जानकारी के बेसिस पे देखा जाए। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब मैं आपको जो तब से बोल रहा था वो आपको प्रमाणित रूप से लिखा हुआ मिलेगा। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद है, ठीक है, अथर्ववेद जिसको हम कहते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए छंद वेदांगों की रचना हुई, मतलब वेदों को भली भांति मतलब समझने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए छंदों का निर्माण हुआ, जो कि छंद कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के छंद हैं। कौन कौन से हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छंद, ठीक है, ये 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के वेदांगों, जिसको हम 6 प्रकार के वेदांगों का रचना की गई, वेदांगों की 6 प्रकार के वेदांगों की रचना की गई। उसमें से ये तब है, शिक्षा तो आप जानते हैं, ज्योतिष आप जानते हैं, कल्प आप जानते हैं, व्याकरण जो आप पढ़ते हैं हिंदी की विषय में, निरुक्त जो है वो, और छंद जो आपको व्याकरण में दिया हुआ है, मतलब किताब में मिल जाएगा आपको, ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है, पुराणों में मिलता है। आपको जहन में बैठना चाहिए पुराण कितने होते हैं, ये आपको, ये तो क्रमबद्ध मिलता है, ये जानकारी बेसिस हो गई। अब इसमें क्वेश्चन क्या निकलता है, इसके रचयिता लोमहर्ष, मतलब कि इसके रचयिता कौन है, लोमहर्ष है, लोमहर्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। अथवा इसकी पुत्री जो है उग्रश्रवा माने जाते हैं, मतलब पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा, उनकी पुत्री उग्रश्रवा मानी जाती हैं, ठीक है। इसमें इनकी संख्या कितनी है, 18 पुराणों की संख्या जो है 18 है। ये आपके जहन में बैठना चाहिए, क्योंकि ये
मेनी टाइम्स, मतलब समझ लीजिए कि बहुत बार ये क्वेश्चन में आ चुका है। ग्रुप डी में तो लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। और आगे देखते हैं, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है? मत्स्य पुराण मैं बताता हूँ सब सर्व प्राचीन, जैसे ऋग्वेद जो है सर्व प्राचीन वेदों में पाया जाता है, उसी प्रकार जो है कि ये जो मत्स्य पुराण है वो सबसे ज़्यादा पुराना माना जाता है। आगे देखें, दिया भी हुआ है, देखिए पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। देखिए लिखा हुआ भी, लिखित रूप से भी है। इसमें क्या है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। मतलब स्त्रियों को पहले जो क्या था, वेद और वेदों को मतलब सुनने की अनुमति नहीं थी। शूद्र जो थे वेद की सुनने की, न उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें जो है पुराणों को सुनने की अनुमति दे दी गई थी। इसी कारण दोस्तों धर्म जाति के अनुसार ही इसीलिए आपस में मतभेद रहता है हमेशा इंसान को। इन सब देखिए इतिहास से हमें जो अच्छी चीज़ है और सीख लेनी चाहिए कि ऐसा दोबारा कभी न हो हमारे महिलाओं के साथ, या तो हमारे क्षुद्र मतलब जो भी निचले वर्ग के भाई आते हैं, किसी को हम नीचे नहीं देखते हैं। हमें उन्हें उनके कर्म के आधार पर निर्धारित करना होगा कि उनकी जो है रैंक क्या है, मतलब उनकी व्यवस्था क्या है और उनको कितना सम्मान मिलना चाहिए, वो उनकी शिक्षा पे निर्भर करता है। जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान कदर करो तलवार की पड़न रहन दो म्यान। दोस्तों इसी बात पे मैं एक छोटा सा शेर आपके सामने अर्ज किया हूँ, जो कि आप प्रचलित लाइनें हैं, जो कि आपको हमेशा ये इन सब चीज़ को आधार मान के चलना चाहिए। अपने गुरु की तलवार से मतलब रखना है, ना कि जाति से, ना कि उनके धर्म से। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आगे क्या है, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। पुरुष का जो है वो तीसरा दोष बताया गया है, मुख्य दोष बताया गया है। किसमें? मैत्री में बताया गया है दारू। और क्या बोला है? दारू, यानी शराब को दारू कहते हैं, शराब। और जुआ के भली भांति ही तीसरा सबसे बड़ा दोष पुरुष का माना जाता है। किसको? स्त्री को माना जाता है तीसरा सबसे बड़ा दोष। इन लोगों ने कह दिया है, लेकिन स्त्री आज की मजबूती है, हमारे देश की सबसे बड़ी मजबूती स्त्री ही मानी जाती है। उनका सम्मान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इन सब बेसिस पे हमें नहीं चलना चाहिए। दोष मीन्स ये कि हम उनमें लीन न हो जाएं, उन्हीं के मतलब समझ सकते हैं आप, काम शक्ति में लीन न हो जाएं और उनके काम सुविधा में लीन न हो जाएं, तब तो आप समझ लीजिए इससे भी बुरी अवस्था है। लेकिन अगर आप अपने टारगेट और अच्छी निगाह और अच्छी सोच से देखें तो हर चीज़ आपको अच्छी नज़र आने लगेगी। दोस्तों आगे क्या है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, मतलब आधी अंग है। आधी अंग मतलब हमारे आधे अंग कौन है? स्त्री को माना गया है, क्योंकि उन्हीं स्त्री के दम पे हम भी पैदा हुए हैं, हर कोई पैदा हुआ है। दोस्तों ये सच्चाई है, हर किसी को जानना चाहिए, हर किसी को सम्मान करना चाहिए। दोस्तों आपके व्यू से भी और हर किसी के व्यू से। आगे क्या दिया गया है इतिहास के जरिए, हम इसमें पढ़ा रहे हैं थोड़ी, इसके ज़रिए से देखने में और सोचने में और याद करने के ज़रिए से आपको ये कि किस में निंदा होती थी ये आप याद कर सकते हैं। ये आपको बता सकता है कि कौन से चीज़ में दिया गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा करते थे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, बाकी ये नॉर्मल दिया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, मतलब कि बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी किसमें मिलती है? क्वेश्चन बन गया, पहला नोट कर लो कि
कौन सी मतलब कि किसमें कहानी मिलती है बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी किसमें मिलती है? तो जातक में बौद्ध की पूर्ण जन्म की कहानियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनांकों के साथ वर्णित है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का जो क्या है प्रारंभिक इतिहास किससे? कल्पसूत्र से होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के बारे में एक चीज़ नोट कर लिए कि पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? क्वेश्चन बना तो हमें कल्पसूत्र है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ये, लेकिन पीसीएस लेवल तक के लेवल का क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में नहीं आता है, ये समझ लीजिए। पीसीएस लेवल तक की जो तैयारी कर रहा है उसको जरूर याद कर लेना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, पीसीएस या तो एसएससी लेवल तक के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ये तो भाई मिनिमम 25 से 30 बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, आप उठा के देखिए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के, ये घिसा पिटा हो गया ग्रुप डी में तो समझ लीजिए नॉर्मल है ये क्वेश्चन आना ही। ये अगर इतिहास का क्वेश्चन आता है तो समझ लीजिए दूसरी तीसरी पाली में ये पक्का ही रख दिया जाता है। तो चाणक्य हैं। कौटिल्य, जिनका नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा 3 नाम था, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम स्त्री। ठीक है, ये इसमें बस क्या बताया गया है, 180 प्रकरणों में बटा हुआ, ये नॉर्मल है, इसको ज़्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता नहीं है, ये नॉलेजेबल रूप में दिया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8, ठीक है, राजतरंगिणी किसके? कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी। ठीक है, कौन सी राजतरंगिणी है? ठीक है, किसके द्वारा? कल्हड़ के, जिसमें किसके? कश्मीर के इतिहास के बारे में इतिहास है, जिसमें कश्मीर के संबंध में, कश्मीर के इतिहास के जो है संबंध में बताया गया है कि राजतरंगिणी कौन सी बुक में बताया गया है कश्मीर के इतिहास के बारे में? राजतरंगिणी बुक। ये पीसीएस लेवल तक के और एसएससी लेवल के क्वेश्चन में, ये ग्रुप डी में नहीं आएगा दोस्तों, आगे आने की संभावना बहुत ही कम होती है, आप समझ के रखिएगा। अरबों की सिंधी विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रमुख पुस्तक है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रमुख पुस्तक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना होगा। व्याकरण की प्रमुख पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी। के लेखक कौन है? पढ़नी। इसके लेखक कौन है ये भी आपको याद रखना। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पढ़नी, आप ध्यान रख लिए। इसमें क्या दिया गया है? इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मैं लाइन टू लाइन इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपका कुछ छूटे ना, कभी भी एग्जाम में जाके ये ना लगे आपको दोस्तों कि मैं ये छोड़ दिया हूँ और ये मुझे अभी मेरा शायद जो मैंने नहीं कंप्लीट किया था उसी विषय में, शायद उसी में मेरा कुछ क्वेश्चन जो है मेरा पुट आउट नहीं हो पाया, मैंने उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाया, मैं उस लाइन को नहीं पढ़ पाया, इसी कारणवश मेरा हर चीज़ को पढ़ना होगा नॉलेज के रूप में, या तो ऑटोमेटिक हो जाता है जब आप 3 से 4 बार इस वीडियो को, या तो अपने मन से, मैं नहीं कह रहा हूँ इस वीडियो को, लेकिन अपने मन से इस बुक को उठा के पढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत ही सस्ते दामों में मार्केट में उपलब्ध होगी हर दुकानों में, ठीक है। और क्या दिया गया है? कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनमें क्या दिया गया है? इनके महाकाव्य महाभाष्य शुंगों के इतिहास का पता चलता है, नॉर्मल है, समझ लीजिएगा। अब आइए
एकदम समझ लीजिए इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद भी करना है लगभग, ठीक है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ग्रुप डी में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, समझिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये समझ लीजिए कि इतिहास का पिता, आप बच्चों से भी पूछेंगे तो शायद आपको बता दे कि हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। ये बहुत ही नॉलेजेबल बात है, जिसको हर किसी को जो इतिहास पढ़ता है पहली लाइन ये ही पढ़ लेनी चाहिए। इसने हेरोडोटस ने इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। फिर क्या है, इसने अपनी पुस्तक क्या है, हैरी हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी मतलब 500 ईस्वी, 5वीं शताब्दी मतलब 500 ईस्वी के ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व मतलब 5वीं शताब्दी, 500 ईसा पूर्व की मतलब 500 ईस्वी पहले की भारत, फारस, ईरान, जैसे फारस ईरान कहते थे, के संबंध में वर्णन किया है। परंतु इसका विवरण भी अनुसूतियों एवं अफवाहों, मतलब इसका भी वर्णन जो है अफवाहों के आधार पर ही है, मतलब कोई सबूत नहीं मिला है। देखिए, इस अफवाहों के आधारित, अफवाह मतलब यही है, कोई सबूत नहीं मिला है। आइए एक चीज और देखते हैं, सिकंदर, तीसरा पॉइंट देखते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से थे? निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा एंटिबुलस, ठीक है। कि ये याद तो नाम होने वाला नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी 3-4 बार 7 बार देखेंगे तो ये यूपीपीसीएस लेवल से एग्जाम से नीचे में ये कोई नाम नहीं आ सकता, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना होगा सिकंदर के आने वाले मतलब लेखक कौन कौन से थे, थोड़ी सा ध्यान में रखना होगा। ये आपको आप अपने जहन में बैठा ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों क्या दिया गया है? विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। आगे हम पढ़ते हैं क्या दिया गया है, किसके बारे में? मेगास्थनीज। इनके बारे में तो आप समझ लीजिए एकदम याद ही कर लीजिएगा, मेगास्थनीज कौन थे, क्योंकि मेगास्थनीज के बारे में 25 से 30 एग्जाम, जितने एग्जाम आते हैं लगभग पूछा ही जाता। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। पहला क्वेश्चन बन गया। जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था, ये किसके राजदरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। दूसरा क्वेश्चन बन गया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में क्या है? मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इसकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। 3 क्वेश्चन अभी बन गया, पढ़ते ही पढ़ते। इसकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। ये मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। ये किसका, ये मतलब किसके राजदरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। दोस्तों बन गया ना 3 क्वेश्चन, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, लिख लीजिए। मेगास्थनीज से इससे ज्यादा कोई अभी तक ना क्वेश्चन आए हैं ना आएगा। और क्या दिया गया है? डाइमेकस, यह सीरियस नरेश एंटियोकस का राजदूत था। बस इसके बारे में ज़्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं है। बिंदुसार के राजदरबार में आया था, बस इतना जान लीजिए। किसके राजदरबार में आया था? बिंदुसार के राजदरबार में आया था। बिंदुसार मतलब किसका पुत्र था? बिंदुसार समझ लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? ये था अशोक। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में और बेहतर तरीके से। इंटरेस्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, अपना इंटरेस्ट आखिरी तक बनाए रखेंगे तभी दोस्तों आपको मजा आने वाली। मैं आपको बोर करने के लिए नहीं आया, आपको बताने के लिए, और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको इसके बेसिस पे मैं आपको बताता रहूंगा हमेशा। क्या है? डायोनिसियस, ये सब ज़्यादा नहीं, टालमी के बारे में हम पढ़ते हैं। टालमी थोड़ी से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कौन है? इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत के दूसरी शताब्दी के भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी टालमी ने। बस इतना ही है इनके बारे में। और प्लिनी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसने क्या किया था? प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। और क्या किया इसने? इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, प्लिनी मतलब इस बुक में क्या क्या वर्णन किया गया, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में वर्णित मिलता है, ठीक है। वर्णन मिलता है, इसके बारे में वर्णित मिलता है, ठीक है। विवरण मिलता है, जिसको हम वर्णन कहते हैं, जिसको हम किसी को आधार कहते हैं, जिसके बेसिस हम जिसको कहते हैं, जो भी कह लें वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है? प्राचीन लेखक कौन कौन और थे? प्राचीन लेखक इसमें कौन कौन से थे वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ध्यान रखते रहेंगे, मैं ध्यान रखना इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन एक बार रिवाइज करने के बाद आपको पूरी तरीके से ये सब चीज़ें याद होने लगेंगी। भरोसा ना हो तो एक बार ट्राई करके और एक बार इस बुक को पढ़ के देखिए, ना याद हो तो फिर उसके बाद कहिएगा।
दोस्तों चीनी लेखक कौन कौन से थे वो भी आपके बारे में आपके यहाँ, मतलब चीनी तो आप तो इस टाइम चीनी समझ ही रहे हैं, पूरा चर्चा में चल रहा है। अक्साई चीन हमारा हड़प लिया है और वो अभी गलवान डिस्ट्रिक्ट पे गलवान पे आगे आके नदी में बैठा हुआ था, उसके बारे में भी कभी चर्चा कर सकते हैं। वैसे मैंने पीछे वीडियो में कुछ करंट के थ्रू डाला हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं जाके उसमें। दोस्तों आगे क्या है, फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। दोस्तों इसने कहा कि कौन था, फाहियान था, किसके राज दरबार में आया था, बस आपको इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त इसलिए जो कि द्वितीय इसलिए रखा गया क्योंकि जैसे चंद्रगुप्त पहले वाले जो थे उनके चाणक्य ने उनको नंदवंश से मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों थोड़ी सस्पेंस बनाए रखिए, आगे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं इस बुक के जरिए, और सारी चीजें इसमें वर्णित है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट दी गई है। दोस्तों इसमें क्या है, मध्य प्रदेश का वर्णन दिया गया है, बस इतना समझ लीजिएगा कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, फाहियान आया था, ठीक है। और इसने मध्य प्रदेश के बारे में जो बताया, ठीक है। हैनसांग यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हैनसांग 629 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईसी जो ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद, पहले नहीं, जन्म के बाद ईस्वी उसको कहते हैं। बीसी मैंने अभी आपको बताया ही था, आपको रिवाइज करा दिया, आपको याद हो जाएगा इस जरिए से। दोस्तों आगे क्या दिया गया है, चीन से भारतवर्ष में प्रस्थान किया था। इसने क्या लगभग 1 वर्ष तक यात्रा की। बाद में सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीस पहुंचा, ठीक है। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 15 वर्ष तक रहा था। दोस्तों वो ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया, ठीक है। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित, नालंदा जिला था जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय इसी को हम कहते हैं। कौन सा विद्यालय सबसे पुराना विद्यालय कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। अध्ययन करने का, ठीक है। भारत बौद्ध ग्रंथों के एकत्र, मतलब भारत के में बौद्ध ग्रंथ इसने इकट्ठा करने के लिए आया था, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ कहाँ सबसे ज़्यादा उसकी शिक्षा भी मिलती थी, वहीं पे मिलती थी, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम की प्रसिद्ध है, CU की नाम से प्रसिद्ध है। इसने 138 देशों का विवरण किया था। दोस्तों इस बुक में मतलब जो है इसने भ्रमण जो किया था, इसमें 168 देशों का जो है विवरण मिलता है। बाकी इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र थे, सिंध जो थे उनके राजा जो शूद्र थे। हैनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की भी प्रतिमाओं की पूजा की। इसने जो है ये नॉलेजेबल रूप में है, इसने कौन सी किसकी पूजा की, बुद्ध की तो पूजा की ही थी, और इसने शिव की भी पूजा, शिव की प्रतिमाओं की भी पूजा की थी, ठीक है। जो भी दिखावे के लिए किया हो उस समय, जिसके लिए किया हो कि ये इस देश में आया तो बस केवल बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं, ये हिंदू धर्म को भी बढ़ावा देने के लिए आया है। और अलबरूनी लेखक जो थे, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। बस इतना समझ लीजिए। भारत की खोज इसने एक बुक लिखी थी, किताब उल हिंद, किसने लिखा था, बस इतना आप समझिए। किताब उल हिंद, जो देखिए किताब उल हिंद, तहकीके हिंद की खोज किसने लिखी थी, और इसने खोज की थी भारत की खोज, जिसके नाम से, जिसको हम भारत की खोज कहते हैं, इसी ने लिखी थी, ठीक है। आज के इतिहासकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने लिखा था उस वक्त। दोस्तों लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो भी लिखित चीज़ है उसी के साक्ष्य आपके आगे चल के मिलेंगे, इसीलिए आपको नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक है। हर चीज़ की नोट्स बनाइए और इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखें किसी भी चीज़ का, ठीक है। इब्न बतूता कौन था, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। क्या लिखा गया था, यात्रा विस्तृत किया गया था। रेहला कहाँ जाता है, रेहला कहा जाता है, मतलब इसने जो लिखा था, कुछ पुस्तक लिखी थी, इसी को इब्न बतूता कहा गया था। और ये जो है 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने क्या किया था, उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश
नियुक्त किया था, काजी न्यायाधीश, मतलब उस टाइम उसका न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था इससे प्रभावी हो गए, क्योंकि ये इतना पढ़ा लिखा और इतना प्रभावी था। दोस्तों ये लिखित इसीलिए कहते हैं टैलेंट और नॉलेज के दम पे हम किसी चीज़ को जीत सकते हैं, दुनिया की हर ताकत को प्राप्त कर सकते हैं नॉलेज के दम पे। हम अगर अच्छाई और एक नॉलेज और नॉलेजबल चीज़ और नॉलेज का कलेक्शन करें, मतलब कि एक बुक जो भी है किसी चीज़ को अगर पढ़ें हम अच्छे तरीके से और पढ़ाई लिखाई की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाएं, तो हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो पढ़े लिखे लोग कभी खराब नहीं जाते हैं, आपके पूर्वज हमेशा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तारानाथ क्या थे? तारानाथ लेखक थे, तिब्बती लेखक था। ठीक है, इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तंग्यूर तथा कंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भाई पीसीएस लेवल के क्वेश्चन में आया हुआ है, आपको न भरोसा हो तो आप जाके देख भी सकते हैं, शायद 2012 और 12 में आया हुआ, 12 या तो 16 में एग्जाम में आया हुआ है, आप प्री में जाके देखेंगे तो शायद आपको मिल भी जाए। दोस्तों 14 में आया था। हाँ, मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। दोस्तों मैंने आज आपको 2 पेज पूरी तरीके से वर्णित किया, ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 पेज थे, जो जिससे कि लगभग इतिहास के 1 या 2 क्वेश्चन जो भी एग्जाम या तो ग्रुप डी से लेके पीसीएस लेवल तक इन्हीं 2 पेजों से आपको समझ लिए 1 क्वेश्चन तो मिलना अनिवार्य है। समझ लिए मिल जाएगा, अगर इतिहास अगर उस नाम में है तो मिल जाएगा। इतिहास अगर उस एग्ज़ाम में इतिहास अगर आता है, हिस्ट्री अगर आती है तो उस ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों आप मेरा साथ बनाए रखिए, मैं आपको भरोसा और विश्वास देता हूं अपने ज़रिए कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा और बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा प्रसन्नित रहें, खुश रहें और सफलता की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद।